Arif, are you able to see my screen? हेलो। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं देख हम्म। रहा हूँ सर, स्क्रीन दिख रहा है नहीं मुझे। नहीं, आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, बीच में आती फिर गायब हो जाती है। एनीवे, 800 ये अपने पास पहला जो टॉपिक है, मीन्स जो पहला सर्टिफिकेशन है वो एजी 800 है, क्योंकि एमसीएस से माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बंद हो चुका है। राइट। अभी मार्केट में एमसीएससी का सर्टिफिकेशन पूरी तरीके से क्लोज हो गया है, क्योंकि एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जो आईटी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें अप टू डेट रखना है अपने आप को। एमसीएससी का पार्ट अपग्रेड करके एजी 800 कर दिया गया है, और दूसरा जो सर्टिफिकेशन है वो है एजी 801। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एमसीएसए के अल्टरनेट आप सर्टिफिकेशन बोल सकते हैं, कि जैसे पहले 5 से 7 साल पहले लोग एमसीएसए करते थे, अभी उनको प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप के लिए। ही मस्ट नीड टू नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एवी 800 और 801। इन दोनों सर्टिफिकेशन को अगर हम करते हैं तो ये इक्विवेलेंट होगा आपके अपने एमसीएसए के सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो ये आर इट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें इसमें सारी चीजें आनी चाहिए। 800 से स्टार्टिंग करेंगे, 801 हम अपना कंप्लीट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो नेम है सर्टिफिकेशन का, विच इज रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रिंग विंडोज सर्वर हाइब्रिड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो करंट ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड है। क्या क्या चीजें हैं इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पार्ट कवर करने वाले हैं? एज़्योर एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर और नेटवर्क इंजीनियर। ये तीनों प्रोफाइल के बंदों बंदों के लिए ये सर्टिफिकेशन है। या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, सर्टिफिकेशन के बाद आप इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। कंटेंट जो हम पढ़ेंगे वो ये है, आईएएस सर्विस का है, इंटीग्रेटिंग विंडोज सर्वर इन्वायरमेंट विद एज्योर सर्विसेज, मैनेजिंग विंडोज सर्वर इन ऑन प्रीमाइसेस नेटवर्क। ये दोनों पार्ट हम कवर करने वाले हैं। कोर कंटेंट की बात करें तो इसको 5 अलग-अलग मॉड्यूल में डिफाइन किया गया है। डिप्लॉय एंड मैनेज एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जिसको एडीडीएस कहते हैं। ये एडीडीएस पार्ट हम ऑन प्रोमाइसेस पे हैंडल करेंगे। 30 to 35% इसका कंटेंट रहेगा। उसके बाद मैनेज विंडोज सर्वर वर्कलोड्स इन हाइब्रिड एनवायरनमेंट, कैसे आप हाइब्रिड सेटअप बनाते हैं एडी कनेक्ट के थ्रू। 365 पोर्टल में कैसे अपने सर्विसेज को आप अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ये दूसरा टॉपिक होगा, मॉड्यूल होगा। तीसरे मॉड्यूल में हम मैनेज वर्चुअल मशीन्स, कैसे वर्चुअल मशीन और कंटेनर को देखेंगे। Implement and manage on premises and hybrid network infrastructure, लोकल और हाइब्रिड के नेटवर्किंग को सेटअप करना, और लास्ट में फाइल सर्वर को कैसे सेटअप किया जाता है, एफटीपी कैसे सेटअप करते हैं, और मैप नेटवर्क ड्राइव का एजेंडा क्या होता है। ये पहले सर्टिफिकेशन के अंदर हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। ये तो मॉड्यूल की बात हुई। इन मॉड्यूल के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे कंटेंट हमें इन्वॉल्व मिलेंगे इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन के अंदर। ठीक है, सो बेस से स्टार्ट करेंगे। एडी के अंदर जितने भी सर्विसेज या जितने भी पार्ट आते हैं, पहले एडी का कंप्लीट करेंगे, और एडी जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है, विल मूव अवर सेल्फ टू द अनदर टॉपिक, जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम हाइब्रिड सेटअप को वगैरह देखेंगे कि हाइब्रिड किस तरीके से काम करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑल गुड। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, अपने स्टेप को बढ़ाते हैं। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, किसी भी एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस को मैनेज करने के लिए, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें एडी का ना XYZ सारी चीजें एक्टिव डायरेक्टरी अगर हम आती है तो हम हाइब्रिड इन्वायरमेंट भी सेटअप कर लेंगे। और जो बेसिक पार्ट इन द सेंस लाइक एज ग्रुप पॉलिसी हो गया, आईआईएस सर्विस हो गई, स्टोरेज का मैनेजमेंट हो गया, ये सारी सर्विसेज भी आपको आसानी से आ जाएगी। बट उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट होना चाहिए।
चलो स्टेप बाय स्टेप चीजें देखते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सारी चीजें समझने में। आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। सबसे पहला जो पार्ट है ना, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने एडी की सर्विसेज से, और एडी को हम बेस से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसका टास्क होता है। एटी एट हंड्रेड लाइव वीडियो भी प्रोवाइड होते सॉरी। हैं। ये लाइव वीडियोस भी आप प्रोवाइड करेंगे क्या सर? हाँ हाँ, क्लास के बाद मैं आपको रिकॉर्डिंग भेजूंगा, बट आप रिकॉर्डिंग कहीं अपलोड मत करना प्लीज। नहीं नहीं सर, मैं कहीं नहीं। ये आपके लिए रहेगा, आप अपनी हार्ड डिस्क में रख लेना स्टोर करके जब भी जरूरत हो। और मतलब ये आपका मतलब कि आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग आपके पास रहेगी केवल। जैसे इन फ्यूचर कभी प्रॉब्लम हो गई तो आप ये रिकॉर्डिंग गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि कई सारी प्रॉब्लम आती है ना जो हम टास्क परफॉर्म करते हैं तो। चलिए एजी 800 दिस इज द सर्टिफिकेशन नेम। और इस सर्टिफिकेशन में जो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं ना, विच इज वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत जीरो से स्टार्ट करेंगे। पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका बेसिक लॉजिकल नेटवर्किंग। आई नो आपको फिजिकल नेटवर्किंग आती है, बेसिक लॉजिकल नेटवर्किंग पहला। दूसरा अबाउट एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, जिसको हम एडीडीएस के नाम से जानते हैं। नंबर थर्ड, we can also understand about the installation process, एडी का इंस्टॉलेशन, उसके अंदर आने वाली सर्विसेज के बारे में, इंस्टॉलेशन ऑफ एडीडीएस। हम यहाँ पे और भी डिस्कस करेंगे लाइक एज एडी ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर्स। ये बेसिकली जीरो लेवल का पार्ट है जहां से हम स्टार्टिंग करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिक ऑफ लॉजिकल नेटवर्किंग की, तो इसमें दो पार्ट होंगे। पहला होगा पी टू पी एंड डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग। ठीक है, ये हमारे पास है पी टू पी एंड डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग। सो कैन यू प्लीज हेल्प मी व्हाट यू अंडरस्टैंड अबाउट द गैप बिटवीन डोमेन क्लाइंट एंड पी टू पी नेटवर्किंग। डोमेन क्लाइंट लाइक जो जैसे हमारा जो सर्वर है सर, वो हमारे क्लाइंट सिस्टम के साथ जो कनेक्ट होता है, लाइक डोमेन क्लाइंट, राइट? कैन यू प्लीज रिपीट अगेन। And saying P2P it means and domain client it means लाइक जो हमारा जो भी क्लाइंट यूजर होते हैं जो हमारे डोमेन सिस्टम से या डोमेन में कनेक्ट होते हैं, उसे हम डोमेन क्लाइंट बोलते हैं, ओके, राइट? एंड व्हाट एंड अबाउट पी टू पी। P2P एंड P2P इट मींस दो क्लाइंट सिस्टम आपस में जो इंटर कनेक्टेड होते हैं, लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट। ठीक है, डोमेन क्लाइंट नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि आपके इन्वायरमेंट में एक आप डोमेन सर्वर इस्टेब्लिश करेंगे, राइट। एक डोमेन कंट्रोलर इन अवेलेबल रहेगा, और वो डोमेन कंट्रोलर जितने भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है सबको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, राइट। सेकेंड जो पार्ट है पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, इसको पी टू पी को पीयर टू पीयर नेटवर्किंग बोलते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्किंग, जिसकी हेल्प से आप अपना लोकल इन्वायरमेंट सेटअप करते हो। अगर आपके सिस्टम्स जो भी मशीन्स है ना, all the machines are available in format of all the machines are available in format of you can say that वर्क ग्रुप। अगर आपका कंप्यूटर वर्क ग्रुप में अवेलेबल है, सो डेफिनेटली ऑल द मशीन्स, राइट, ऑल द मशीन्स आर able to make communication to each other।
Is that clear? यस सर। ठीक है, all the machines must be available in the same format. और P2P का इस्तेमाल जो किया जाता है बेसिकली, अगर पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के इस्तेमाल करने की बात करें, तो P2P always prefer to use होम नेटवर्क, अगर हम घर पे अपना नेटवर्क सेटअप कर रहे हैं, स्मॉल ऑफिस नेटवर्क जो छोटे छोटे ऑफिसेज रहते हैं, स्कूल के नेटवर्क में हम ज्यादातर जो इस्तेमाल करते हैं वो अपने पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के इस्तेमाल करते हैं। सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के बारे में। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मल्टीपल मशीन्स आर अवेलेबल, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, और ऑल द मशीन्स आर कनेक्टेड विथ सेम स्विच, जो हम स्विच इस्तेमाल करते हैं फिजिकल स्विच, उससे कनेक्टेड है लाइक दिस। हर एक मशीन की जो सेटिंग है ना, जो उनका सिस्टम की प्रॉपर्टीज अगर आप देखते हैं, तो हर एक मशीन क्या है, वो वर्क ग्रुप में अवेलेबल है। अब इस वर्क ग्रुप की नेटवर्किंग को ही हम पीयर टू पीयर नेटवर्किंग बोलते हैं। इज दैट क्लियर? वर्क ग्रुप के नेटवर्क इन्वायरमेंट को ही हम पीयर टू पीयर नेटवर्क बोलते हैं। इसका जो मेन एजेंडा है यूज करने का, इसका मेन एजेंडा बेसिकली ये है कि all systems are self honor। ऑल सिस्टम्स आर सेल्फ ऑनर, ये जितने भी सिस्टम होंगे ये खुद में ऑनर रहेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर इसमें आप ऐड करोगे, यूज टू शेयर डेटा। आप फाइल फोल्डर कुछ भी आ गया इसमें, इंटरनेट का आप शेयरिंग करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू शेयर द इंटरनेट, या फिर कोई रिसोर्स शेयर करना चाहते हैं। व्हाट यू थिंक अबाउट द रिसोर्स शेयरिंग? कौन कौन से रिसोर्स हो सकते हैं? रिसोर्स में फाइल्स हो सकते हैं, हम्म, फोल्डर्स हो सकते हैं, एंड नहीं, प्रिंटर्स हो सकते हैं। रिसोर्स और फाइल दोनों अलग है ना। फाइल में आपका डेटा आ गया, रिसोर्स जो है वो आपका हार्ड डिस्क हो गई, स्टोरेज हो गया, बिल्कुल। है ना, प्रिंटर हो गया, ये आपका आएगा रिसोर्स के केस में। अप्लीकेबल फॉर स्मॉल बिजनेस या फिर होम नेटवर्क, या फिर लाइक एज स्कूल वगैरह हो गए, इन सभी के लिए हम अपना इसका इस्तेमाल करते हैं। साइबर कैफे ऑल्सो, ठीक है, साइबर कैफे ऑल्सो इसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक चीज सर मैं पूछना था कि जैसे कि ये वर्क ग्रुप में आपने कहा कि वर्क ग्रुप हो गया आपका P2P एंड पेयर टू पेयर हो गया, तो ये वर्क ग्रुप में जैसे कि मैं एक जगह देखा था कि हम्म एक सिस्टम जो हम अकाउंट्स में विंडोज क्लाइंट एप्लीकेशन पे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग्स में जाके अकाउंट्स में हम माइक्रोसॉफ्ट के मेल आईडी के थ्रू जो डोमेन ज्वाइन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, हम्म तो वो क्या होता है उसमें भी हमारा। सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट अगेन? मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू हम लाइसेंस परचेज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की जो मेल आईडी की जो डोमेन की लाइसेंस होती है, हम्म तो उस डोमेन के थ्रू हम अगर अपने क्लाइंट सिस्टम को जो अकाउंट्स के थ्रू सेटिंग्स में जाके अकाउंट्स में मेल आईडी के थ्रू हम जो लॉगिन करवाते हैं सर माइक्रोसॉफ्ट के डोमेन में ज्वाइन कराते हैं, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, पेयर टू नहीं नहीं पेयर नहीं ही नहीं कहेंगे? नहीं नहीं, वो आपका जो होता है हाइब्रिड इन्वायरमेंट होता है, वो ना पीयर टू पीयर में आता है, ना लोकल डोमेन में आता है। उसको हम हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें क्लाउड कोई भी सर्वर नहीं इन्वॉल्व करते हम, डायरेक्टली जो एज्योर का सर्विसेज है, उन एज्योर की सर्विसेज को इन्वॉल्व करके हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये क्या डिफरेंसेस रहती हैं सर ये इसमें? ऑन प्रोमाइसिस में जीपीयू वगैरह इन्वॉल्व कर सकते हैं, और जो क्लाउड से हम अटैच करते हैं ना, वो इंट्यून पे एनरोल करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंट्यून के पोर्टल के ऊपर अगर आप अपने डिवाइस को इनरोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ट्यून क्या है सर? इंट्यून नो आइडिया पोर्टल अबाउट। है, नहीं, इंट्यून पोर्टल है जिस पोर्टल की मदद से अपने
ऑन प्रमाइसेस की डिवाइस को आप क्लाउड से कंट्रोल करते हो। डिवाइस आपकी जैसे आपका लैपटॉप है, ठीक है? और हम्म। हमने आपके लैपटॉप को इंट्यून पोर्टल पे इनरोल कर लिया। अब इंट्यून पोर्टल पे इनरोल करने के बाद आप कहाँ पे किस लोकेशन पे लैपटॉप चला रहे हैं, या आप अपने सिस्टम में कौन सा एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, या आपके पास हार्ड डिस्क कितनी है, रैम कितना है, ऑपरेटिंग सिस्टम में आप क्या चेंजेस कर रहे हो, वो सारी चीजें क्लाउड से मॉनिटर होती रहेगी। ओके ओके ओके, और गॉट इट। क्लाउड से हम चाहें तो आपकी सारी चीजें ब्लॉक कर सकते हैं, आप क्लाउड से चाहें तो आपका एप्लीकेशन आपका ब्लॉक कर सकते हैं, सारी चीजें आप पोर्टल के थ्रू आप मैनेज कर पाओगे। उसमें भी सेम हमारा जो यूजर प्रोफाइल होता है वो सारा कुछ इसमें सिंक्रनाइज हो जाता है सर, करेक्ट। जैसे हमारा डोमेन। देन इज दैट ओके? एनी क्वेश्चन अबाउट द वर्क ग्रुप? ये पूरा जो हमने डिस्कशन किया है, ये डायग्राम के थ्रू जो हमने बताया, ये आपका वर्क ग्रुप का नेटवर्क है, ठीक है? और एक सिस्टम एडमिन के लिए जो आपका, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर द सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है? तो इस केस में, इस सिचुएशन में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको मालूम होना चाहिए। टू पी एंड डोमेन क्लाइंट। ओके। पीयर टू पीयर एंड डोमेन क्लाइंट, तो ये हो गया डोमेन क्लाइंट का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करने वाले हैं पीयर टू पीयर का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम यहीं पे सेम डायग्राम के थ्रू एक और नेटवर्क स्टैब्लिश करना चाहते हैं, विच इज रिलेटेड टू द डोमेन क्लाइंट। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप एक विंडोज सर्वर को इन्वॉल्व करोगे। तो हम यहाँ पे 2016 या 2019 आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई से भी सर्वर लगा लो, एक सर्वर का इन्वॉल्व होना जरूरी है। और ये आपका स्विच हो गया बीच में। हर एक सिस्टम आपके सेम स्विच से कनेक्टेड है, लाइक दिस। अब ये जो सिस्टम है, इसमें हम ADDS की सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। और ये जो मशीनें हैं, ये क्लाइंट मशीन कहलाएंगी। क्लाइंट पीसी कैसे कहलाएंगे? अगर आपने इसमें विंडोज, अभी 7 तो चल नहीं रहा है, 8 या 10 या 11 रखते हैं ना, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंसीडर किए जाते हैं एज ए क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब ADDS की सर्विस इस पे इंस्टॉल करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पे अपना डोमेन क्रिएट किया एक class.com के नाम से। अब class.com के अंदर जो आप AD के यूजर्स बनाओगे, क्योंकि ये AD हो गया, इसके अंदर जो आप यूजर्स क्रिएट करोगे, या ग्रुप क्रिएट करोगे, या OU क्रिएट करोगे, ठीक है? इन सभी पार्ट को, एडी यूजर्स वगैरह हो गया, ग्रुप हो गया, इन सभी यूजर्स को अपने क्लाइंट से हैंडल करोगे। लाइक आपने एक यूजर बनाया विद नेम ऑफ टेस्ट यूजर, और आपने एक यूजर बनाया विद नेम ऑफ डेमो यूजर, ठीक है? ये एडी में क्रिएट कर रहे हैं आप। आपने एक बनाया क्लास यूजर। आपने ये 3 यूजर क्रिएट किए अपने डोमेन कंट्रोलर में। अगर आपकी मशीनें, क्लाइंट पीसी को आपने वर्क ग्रुप से हटा करके वर्क ग्रुप टू डोमेन, अगर आप इनको वर्क ग्रुप से हटा करके डोमेन का मेंबर बना दिया है, तो आप अपने इन सभी यूजर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं इन मशीन को लॉगिन करने के लिए। टेस्ट यूजर से लॉगिन हो जाएगा, डेमो यूजर से लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? और क्लास यूजर से भी आप इनको लॉगिन करा सकते हैं। ऑल गुड? और ये हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर 90% ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में इसका इस्तेमाल करती हैं to establish their infrastructure by using what we can say that by using active directory domain services. All good? Any question, please?
सर ये जो हम लोग स्विच का यूज़ करते हैं, यहाँ हुँ, पे हम मैनेज स्विच और अनमैनेज स्विच कोई भी स्विच यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्विच यूज़ कर सकते हैं बट कंपनी कभी भी अनमैनेज्ड स्विच इस्तेमाल नहीं करती, ठीक है? कोई भी कंपनी अनमैनेज्ड स्विच का इस्तेमाल नहीं करती क्योंकि आप सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाएँगे। अगर आपके पास अनमैनेज्ड स्विच है ना, तो आप उसमें कोई भी सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। इस वजह से यू ऑलवेज़ ट्राई टू सेट अप मैनेजेबल स्विच। आपको हमेशा मैनेजेबल स्विच की रिक्वायरमेंट होगी। ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है सर मैनेज और अनमैनेज में? सपोज़ हम मैनेज एक हुँ, सर्वर को हम कनेक्ट करते हैं अनमैनेज स्विच से और उससे हम 4 क्लाइंट सिस्टम को कनेक्ट करते हैं। और ठीक उसी तरह हम एक डोमेन को सर्वर को हम कनेक्ट करते हैं मैनेज स्विच से और 4 क्लाइंट सिस्टम को। तो क्या डिफरेंसेस देखने में मिल सकते हैं? मैनेज स्विच का मतलब ये है कि आप जितनी मशीनें कनेक्ट कर रहे हो मैनेज स्विच से, ठीक है? आप उन सभी के पोर्ट की एंट्री अपने रूटिंग टेबल पे रखोगे। किस पोर्ट को ब्लॉक करना है, किसको अलाउ करना है, किसकी बैंडविड्थ कितनी देनी है, किसको कितना डेटा ट्रांज़ैक्शन देना है, वो आप कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है? बिना आप मैनेजेबल स्विच के अंदर मशीन्स की एंट्री किए किसी भी सिस्टम पे इंटरनेट या लोकल नेटवर्किंग नहीं चलेगी। अनमैनेजेबल स्विच जो होती है ना, अनमैनेजेबल स्विच का जो कॉन्सेप्ट है, उस केस में एनीवन कैन एक्सेस योर पोर्ट। कोई भी आपका पोर्ट एक्सेस कर सकता है। तो ये पोर्ट एक्सेसिबिलिटी का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये कैसे रूल्ड होता है सर? मतलब कैसे ये वो प्रोसेस स्विच होता है? स्विच स्विच के अंदर जैसे आप मैक एड्रेस होता है ना, मैक एड्रेस की बाइंडिंग होती है। मैक एड्रेस होता है क्या वो? होता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस ऑफ एनी सिस्टम। सॉरी, जो मैक एड्रेस है ना, उस मैक एड्रेस के अकॉर्डिंग अब फॉर एग्जांपल आप जहाँ पे सिस्टम हैंडल करते हो ना, डेस्क पे बहुत सारे पोर्ट अवेलेबल रहते हैं, आईओ पोर्ट अवेलेबल रहते हैं, हर एक डेस्क पे आईओ पोर्ट लगे रहते हैं, राइट? हुँ, अगर आपने मैनेजेबल स्विच बैकएंड में कॉन्फ़िगर कर रखा है, ठीक है? अगर आपने मैनेजेबल स्विच बैकएंड में कॉन्फ़िगर रखा है, तो उस केस में आप अपने स्विच से बैठे-बैठे किसी भी डेस्क का, किसी भी वर्क स्टेशन का जो आईपी एड्रेस है या उसका जो कम्युनिकेशन है, वो ब्लॉक कर सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं। ओके। इट मीन्स मैं उसे इंटरनेट में उनका ब्लॉक कर सकता हूँ। इट मीन्स इंटरनेट उन्हें प्रोवाइड नहीं होगी, कोड बैंड हो जाएगा। एग्ज़ैक्टली। ओके, ओके। और सर सपोज़ मान लीजिए कि जैसे कि हम लोग आईओ पोर्ट उनके पास नहीं है और वो जो है डायरेक्टली मान लीजिए एक एक्सेस पॉइंट से एक स्विच में सिस्को के कोई भी 800 या कोई स्विच से वो कनेक्ट होते हैं और वहाँ से फिर हम जो है एक और हम एक स्विच 32 पोर्ट का हम एक स्विच कनेक्ट करके उससे लैन सारे सिस्टम्स में प्रोवाइड करते हैं। तो इन दैट कंडीशंस मतलब हम तो कैसे वहाँ पे हम क्या मैनेजेबल स्विच को यूज़ करके उनको ऐसा ये सर्विसेज़ जो हम पोर्ट वगैरह बेंड करना ये सारा चीज़ हम कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं? हाँ, सारी चीज़ें कर सकते हो। आपको कितना बैंडविड्थ देना है, किसमें कितनी नेटवर्किंग की स्पीड जानी चाहिए, इंटरनेट की स्पीड जानी चाहिए, ये सारा टास्क अगर आपके पास मैनेजेबल स्विच है, तो आप परफ़ॉर्म कर सकते हो। तो डायरेक्ट एक्सेस पॉइंट से एक नॉर्मल 800 स्विच में आ रहा है, जो कि हमारा हुँ, वाइपर राउटर है और वहाँ से हुँ, फिर हम एक अनमैनेज्ड स्विच लगाते हैं, हुँ, 32 पोर्ट का या फिर जो जितने भी पोर्ट का, वहाँ से फिर हम हुँ। सारे सिस्टम को इंटरनेट कनेक्ट प्रोवाइड करते हैं। इन दैट कंडीशन अगर हम वहाँ अनमैनेज्ड स्विच यूज़ कर रहे हैं, तो फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे ना सर। वो डायरेक्ट नहीं, जो भी है जितनी जितनी भी मशीनें आपकी अनमैनेजेबल स्विच से जुड़ी हुई हैं, ठीक है? जितनी भी मशीनें आपकी अनमैनेजेबल स्विच से जुड़ी हुई हैं,
उनको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके मैनेजेबल स्विच में केवल एक मशीन की इंफॉर्मेशन होगी। वो आपका जो अनमैनेजेबल स्विच है ना, केवल उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है? बाकी की डिटेल्स आपको नहीं मिलेगी। वो डिटेल्स हमें कहाँ से मिलेगी सर? सपोज़ स्विच की रूटिंग, एक स्विच के पोर्ट से, स्विच के अंदर जो उसका आईओएस रहता है ना, स्विच के आईओएस से मिलेगा उसकी डिटेल। ऑल क्लियर? यस। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम अभी। चलो अगले स्टेप पे मूव करते हैं हम अपने। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या? अगला जो पार्ट होगा हमारे लिए, ठीक है ना? अगला जो स्टेप हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, which is really important for us, we should know about the server details. सर्वर डिटेल इन द सेंस कि दो पार्ट में हम इसको कैटेगराइज करने वाले हैं अबाउट द सर्वर मैनेजमेंट। एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। सर्वर मैनेजमेंट, और सर्वर मैनेजमेंट के अंदर इसको हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। एक हार्डवेयर, आपको मालूम होना चाहिए कि सर्वर हार्डवेयर कौन कौन से आते हैं, और दूसरा सर्वर का सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर की केस में कई सारे पार्ट्स क्लियर होने चाहिए हमारे, लाइक अबाउट मॉडल, दूसरा यहाँ पे आपको डिटेल्स मालूम होनी चाहिए रिलेटेड टू हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, जो भी सर्वर का आप इस्तेमाल करना चाहते हो। तीसरा हार्डवेयर रेड कॉन्फ़िगरेशन। चौथा आपके पास ऑप्शन रहेगा अगला जो स्टेप होगा यहाँ पे हम बात करेंगे, विच वन? ILO एंड ID रैक। ये 4 पॉइंट हमें हार्डवेयर में देखने हैं। ऑल गुड? आरिफ, आपको आवाज आ रही मेरी? ठीक है। आ रही है, हाँ। सो ये हो गया हार्डवेयर की बात, और अगले अगर हम पार्ट की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर में हमें दो चीजें लेकर चलनी होती है, विच इज NOS, जिसको बोला जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या आता है, आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक 10 या 11 के बारे में। आपको नॉलेज होनी चाहिए विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, 16 हो सकता है, 19 हो सकता है, 2022 हो सकता है, जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है।
दैट्स इट, इतना इनफ है। अब यहाँ पे एक-एक पार्ट की बात कर लेते हैं। सर्वर मॉडल की बात करें तो मल्टीपल सर्वर प्रोवाइडर जो हैं, मल्टीपल हार्डवेयर, मल्टीपल वेंडर जो हैं सर्वर हमें प्रोवाइड करते हैं। लाइक एज़ यू नो वेरी वेल अबाउट डेल के बहुत सारे मॉडल हैं, आईबीएम के बहुत सारे मॉडल हैं, राइट? एचपी। तो इन सभी इन्वायरमेंट को इन सभी सर्वर हार्डवेयर को हमें मैनेज करना आना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सीपीयू क्या है, कितने तरीके के सीपीयू रहते हैं। दूसरा, रैम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए। तीसरा, हार्ड डिस्क कौन-सी लगा रहे हैं और उन हार्ड डिस्क को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, व्हिच इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। क्लियर? तो हाउ मेनी प्रोसेसर आर अवेलेबल इन द मार्केट? सीपीयू कितने तरीके के अवेलेबल है मार्केट में? और सर्वर के लिए कौन-सा सीपीयू एप्लीकेबल होता है? सर्वर के लिए तो सर वो क्या, तो एक सर कॉर्पोरेट बेस्ड जो लोग डिजाइन करते हैं, जो भी हमारे वेंडर होते हैं, हुँ, चलिए यहाँ पे मतलब Xeon वगैरह का और एचपी का देखा हूँ। ठीक है। सर्वर के लिए तो बेसिकली Xeon प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं देखा हूँ सर यहाँ पे Xeon भी। ठीक है? सर्वर के लिए मोस्टली Xeon प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये हमारे हाई एक्टिविटी इन द सेंस कि जो बहुत ज़्यादा बर्डन आता है, बहुत ज़्यादा लोड आता है, उनको मैनेज करने के लिए हम इस पर्टिकुलर सीपीयू का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ रिस्पांसिबल टू टेक केयर लॉट्स ऑफ थिंग। बहुत सारी एक्टिविटी को ये एक साथ हैंडल करने की कैपेसिटी रखता है, जिसमें आप अपनी चीज़ों को आसानी से मैनेज कर पाते हो। ठीक है? सर ये सर ये मेन ये सर्वर और प्रॉक्सी सर्वर में क्या डिफरेंस हो जाती है? प्रॉक्सी सर्वर सॉफ्टवेयर है। प्रॉक्सी सर्वर ओके। सॉफ्टवेयर है, ये हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। दूसरा, रैम प्रोसेसर हो गया। और रेड सिस्टम की बात करें तो रेड के बारे में आपको आइडिया है क्या होता है रेड सिस्टम? यस सर, रेडिडेंट रेडिडेंट एक्सेस इंडिपेंडेंट समथिंग आई थिंक। ठीक है, इस केस में अगर हम बात करें तो हार्डवेयर रेड मैनेजमेंट क्या होता है, हाउ वी कैन मैनेज द हार्डवेयर रेड? हार्डवेयर रेड में रेड जो है सर, वो अलग अलग उसमें क्राइटेरियाज है, लाइक 0, रेड 1, रेड 5, 3। तो हम अपने अपने मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट रेड्स को हम परफॉर्म कर सकते हैं हम्म। एज पर। ठीक है, नहीं वो आप रेड के टाइप्स बता रहे हो। हार्डवेयर रेट हमेशा बायोस से कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है? इसको हम हमेशा बायोस से कॉन्फ़िगर करते हैं। दूसरा, हेल्प्स टू हेल्प्स टू प्रोटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या करता है? हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। नंबर तीसरा,
need to configure RAID 5, राइट? हम ज्यादातर इसमें प्रीफर करते हैं RAID 5 कॉन्फ़िगर करते हैं। आफ्टर RAID सिस्टम इंस्टॉल सर्वर ओएस। इंस्टॉलेशन के बाद सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को इसमें इंस्टॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। यहाँ तक क्लियर है आपका डाउट? प्लीज लेट मी नो। यस सर। सर ये यूज्ड टू कॉन्फ़िगर हार्डवेयर बाय बायोस, ये चीज़ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? सॉरी, ये हम लोग बायोस से जो हार्डवेयर जो कॉन्फ़िगर करते हैं, लाइक वही ना सर, जो हम लोग जो डेल या F2 प्रेस करके बायोस में हम लोग इंटर करके जो हाँ जी, हाँ जी, सेटिंग अप हाँ जी, कर। हाँ जी, हाँ जी, सेम ही पार्ट है, सेम ही पार्ट हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये रेट को कॉन्फ़िगर करने, मैनेज करने का ये सबसे पहले ये बायोस में जाके हम इसको करते हैं। हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे, लाइक जैसे हम लोग बूट डिवाइस सेलेक्ट करते हैं लाइक दैट। उसके बाद बायोस, फिर जब बायोस आप ओपन करेंगे ना, तो यू नीड टू कनेक्ट 3 डिफरेंट हार्ड डिस्क इन योर कंप्यूटर। आप 3 हार्ड डिस्क इसमें कंप्यूटर में ऐड करोगे और तीनों हार्ड डिस्क का कॉम्बिनेशन आपको RAID 5 कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है? सर वो सॉरी? एक्चुअली आई एम नॉट डिड सो, इसलिए मुझे भी तो मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे कॉन्फ़िगर होगा। व्हेन आई डिड दैट। अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए हम एक जो है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। जिससे आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हाउ वी कैन मैनेज इट। ठीक है? चलो, ये हो गया अपने पास हार्डवेयर रेट का, ये हो गया सॉफ्टवेयर का। और ILO और ID रैक पे देख लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। अबाउट ILO पोर्ट, सो इसमें 2 चीज़ें हमें मिलेंगी ID रैक एंड ILO पोर्ट के अंदर। ILO पोर्ट जो है आपको केवल और केवल HP सर्वर में दिखेगा, और ID रैक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके डेल मशीन में मिलेगा। ठीक है? अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है इन दोनों पोर्ट का इस्तेमाल करने का? लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये आपका ऑफिस है व्हिच इज अवेलेबल इन USA। USA साइट, और ये आप किसी दूसरी लोकेशन में टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एज ए टेक्निकल सपोर्ट वर्क कर रहे हैं, रिमोटली आप इनको मैनेज कर रहे हो। मे बी कि आप इंडिया लोकेशन में अवेलेबल हो। यहाँ पे कुछ सर्वर्स लगे हैं, ये सर्वर है, मल्टीपल क्लाइंट्स इससे कनेक्टेड है, वेब सर्वर वगैरह है, एवरीथिंग इज ओके। और अगेन ये स्विच से और इंटरनेट से जुड़ा हुआ है।
आपने क्या किया, इस सर्वर को इंडिया लोकेशन से हैंडल कर रहे हो, यू आर टेकिंग केयर फ्रॉम इंडिया लोकेशन, आप इसका रिमोट एक्सेस कर रखे हो। अब इस केस में अगर ये डाउन है तो ठीक है, अगर ये सर्वर डाउन है तो डेफिनेटली रिमोट आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस पार्ट को, अगर आप इस सर्वर को मैनेज कर सकते हो, यू वांट टू हैंडल विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम इंडिया लोकेशन, आप इसको मैनेज करना चाहते हो, तो इस में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनेगी? It's our responsibility to handle. It's our responsibility to handle our physical hardware from different location using these port. इसका काम क्या होता है? Help to manage remote server like restart, BIOS or stop server. आप रिमोटली इन सभी सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाओगे। Is that okay about ILO and ID rack? Can you please confirm? ILO is okay for we can manage uh, from different locations. We can just manage to like restart server and the BIOS configurations and some services we can like the Microsoft services we can manage to from a remote location to ILO code, right? Can you please explain more about it? जैसे कि आपने कहा कि ये हमारा जो सर्वर है वो यूएस पे है और हम इंडिया से रिमोटली हम इसके थ्रू आईएलओ पोर्ट के थ्रू हम इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं जिसमें हम मैनेज कर सकते हैं सिस्टम के कुछ सर्विसेज को और उसके इवन ईडी को और बायोस को हम वहां से मैनेज कर सकते हैं सिस्टम रीस्टार्ट कर सकते हैं तो आईएलओ पोर्ट। ठीक है, डन। सो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट हमें मालूम होना चाहिए इन केस ऑफ बेसिक ऑफ नेटवर्क मैनेजमेंट। यहाँ तक कोई क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किया अभी? एनी डाउट? नो सर एंड आई डिडंट गेट एक्चुअली द रैक पोर्ट। दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, सिर्फ कंपनी अलग है। आईएलओ पोर्ट और आईडी रैक एक ही तरीके से काम करते हैं। आईएलओ पोर्ट जो है वो एचपी के सर्वर के लिए है, और आईडी रैक है वो है हमारा डेल सर्वर के लिए। सिंपल, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। डन। या ठीक है, सो ये अपने पास बेस हुआ। मैं इसकी रिकॉर्डिंग आपको 1 घंटे के अंदर शेयर कर दूंगा, और कल आप लैपटॉप से अटैच करना, क्योंकि वी ऑल्सो नीड टू सेट अप आवर लैब। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अपना लैब वगैरह सेटअप करेंगे, और फिर अकॉर्डिंग टू दैट हम काम करेंगे। इज दैट ओके?
चलो हम नेक्स्ट मिलते हैं, आपको रिकॉर्डिंग गूगल ड्राइव के थ्रू शेयर कर देंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर।